गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मोहता महाविद्यालय की बीए पार्ट सेकंड होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हमने दो रेशों के बारे में जाना जो दोनों ही वानस्पतिक रेशे थे। एक हमने कपास और दूसरा किया था लिनन, जो दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही रेशे इंपॉर्टेंट है। आपको दोनों के बारे में डिटेल से किसी एक के बारे में डिटेल से पूछ सकते हैं, जितने भी मैं रेशे करवाऊंगी। अब आज का जो हमारा रेशा रहेगा वो है ऊन के बारे में जानेंगे। एनिमल फाइबर है। एनिमल फाइबर ऊन है वो कहाँ से मिलती है? यह प्राणिज रेशा है। प्राणिज रेशा मीन्स यह जानवरों से प्राप्त होता है, प्राणियों से प्राप्त, जैसे कि भेड़ है, भेड़, बकरी, ऊंट, खरगोश इत्यादि से यह इसकी ऊन की प्राप्ति होती है। ऊन है वो एक प्रोटीन रेशा है। हमारे प्राणिज रेशे दो ही थे, एक ऊन था, एक था रेशम, और ये दोनों ही क्या है? प्राणिज फाइबर है और दोनों ही प्रोटीन रेशे हैं। इसीलिए इन दोनों की समानताएं हैं, इन दोनों में कई प्रकार की समानताएं हैं वो देखने को मिलती है। मुख्यतः जो ऊन है वो भेड़ों से प्राप्त की जाती है और रेशम है ये कीड़े से प्राप्त की जाती है। रेशम का कीड़ा होता है जिसे सिल्क वॉर्म के नाम से जाना जाता है, उससे इसकी प्राप्ति होती है। बाल जानवरों के शरीर पर उत्पन्न होते हैं जो उन्हें प्राकृतिक रूप से सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि से इनको बचाते हैं। संभवतः ऊन की खोज शिकार के युग में हुई थी और खाल प्राप्ति के लिए जानवरों को वो मारते थे और जानवरों के मारने से उनकी जो संख्या थी वो दिन प्रतिदिन कमी होने लगी थी। तो इतना ही नहीं कि कई विशेष प्रकार के जानवरों की तो समाप्ति भी होने लगी थी। अतः मानवों ने इस बात का प्रयास किया कि जानवरों को ना मारना पड़े, केवल उनके शरीर से जो उपस्थित बाल होते थे उनको ही काट लिया जाए और फिर उन बालों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाए जाएं। इस प्रयास के फलस्वरूप उन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया और उनके पालन करने के बाद वो बालों को काटकर पतले धागों में बंटकर उनसे बुनाई करके अथवा ताप और नमी की उपस्थिति में वस्त्र का निर्माण का कार्य है वो प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रकार से ऊन का आविष्कार हुआ था। अब ऊन की प्राप्ति है वो कैसे, कहाँ से होती है? ऊन की प्राप्ति है वो जैसे आपको बताया है, ऊन की प्राप्ति भेड़ों से, बकरियों से, इनसे इनकी प्राप्ति होती है। ऊन की जो प्राप्ति है वो जानवरों की नस्ल, आहार, उनके स्वास्थ्य, उनकी देखरेख आदि पर निर्भर करती है। जितनी भी अच्छी प्रकार से जानवरों की देखभाल की जाएगी, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा, उनको अच्छी कंडीशन में रखा जाएगा, अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाएगा, तो उतनी ही अच्छी प्रकार की ऊन है वो प्राप्त होती है, उतनी ही अच्छी क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है। अच्छी क्वालिटी की ऊन से अच्छे प्रकार के वस्त्र भी बनाए जाते हैं। ठंडे प्रदेशों में भेड़ों से प्राप्त ऊन है वो नरम होती है, कोमल होती है, महीन और लंबे होते हैं, यहाँ से जो प्राप्त होती है। उष्ण प्रदेश की भेड़ों से प्राप्त ऊन थोड़ी सी कड़ी होती है, खुरदरी होती है और ये तार के समान चमकीले, भड़कीले, इस टाइप के इनके रेशे जो होते हैं वो छोटे ही होते हैं। इनसे उत्तम कोटि के ऊन है वो ऊन से श्रेष्ठ वस्त्र बनाए जाते हैं। उनकी प्राप्ति मुख्यतः भेड़ों से होती है, परंतु कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनके बालों से बनाए जाते हैं, जैसे कि ऊंट है, खरगोश है, हिरण, बकरी, मुर्गी, मृग, लोमड़ी आदि के बालों से भी वस्त्र बनाए जाते हैं।
और कई विशिष्ट प्रकार के जाति के जो जानवर होते हैं उनके बालों से भी वस्त्रों को बनाया जाता है। मुख्यतः जो ऊन प्राप्त होती है वो इनमें से कुछों की हम बात करते हैं। सबसे पहले जो ऊन प्राप्ति होती है वो अंगोरा बकरी से है। आपके इतना नहीं आएगा सिलेबस में, आपके थोड़ा सा कम ही आएगा। जैसे कि ऊन प्राप्ति के साथ ऊन प्राप्ति, सबसे पहले अंगोरा बकरी, अब नाम से पता चल रहा है कि ये बकरी है। अंगोरा क्या है? यह एक प्रकार की बकरी है जिसके बालों से ऊनी रेशे प्राप्त किए जाते हैं। और जो ये बकरी होती है वो अंगोरा कहलाती है। इसके बालों को मोहेर के नाम से जाना जाता है। इसके जो बाल होते हैं उनको मोहेर के नाम से जाना जाता है। मोहेर के नाम से इसके बालों को जाना जाता है। इसके जो बाल होते हैं वो सूक्ष्म, चमकीले, चमकदार, लंबे और फिसलन युक्त इसके बाल होते हैं। बालों में प्राकृतिक गोलाई विद्यमान होती है जिससे अति सुंदर उत्कृष्ट कोटि के वस्त्र बनाए जाते हैं। अंगोरा बकरी को आज से कई सौ साल पूर्व से ही टर्की में इसको पाला जाता था। इसके बालों से ऊनी वस्त्र बनाए जाते थे, परंतु टेक्सास, कैलिफोर्निया में भी इस बकरी को पाले जाने लग गया है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं अफ्रीका में भी इस बकरी के बालों से प्राप्त ऊन से ऊनी वस्त्र का उत्पादन का कार्य किया जाता है। दूसरी जो है कश्मीरी बकरी। कश्मीरी बकरी के बालों से उत्कृष्ट श्रेणी के ऊन बनाए जाते हैं। अब नाम से पता चल रहा है कश्मीरी, यानी कश्मीर में यह बकरियां ज़्यादा पाई जाती है। इस बकरी का नामकरण भी कश्मीर में बनने वाली महीन शॉल पर रखा गया है। इसके शरीर से बालों की दो परत पाई जाती है, एक ऊपरी परत होती है और एक निम्न परत होती है। ऊपरी परत से रुक्ष एवं खुरदरे होते हैं, फलतः इससे कड़े एवं सख्त रेशों की प्राप्ति होती है। और जो नीचे की परत होती है वो सूक्ष्म, कोमल, चिकने और वैक्यूना के बालों के समान बारीक और चमकदार इसके वस्त्र बनते हैं। वैक्यूना के बारे में पढ़ेंगे, आपको बताऊंगी क्या है। कश्मीरी बकरी हिमालय के तिब्बत क्षेत्र, चीन तथा विश्व के उत्तरी पश्चिमी भागों में कश्मीरी बकरी अधिक पाई जाती है। अगली है वैक्यूना। वैक्यूना बकरी जैसा कि आपको बताया था कि वैक्यूना ऊंट जाति का एक दुर्लभ जानवर है। ये दोनों बकरियां थी, ये क्या है? ऊंट जाति का एक जानवर है, ऊंट जाति का ही है। और इससे अत्यंत सूक्ष्म, बारीक, कोमल, चमकदार बाल, फिसल युक्त, चमकदार और बारीक बारीक इसके बाल होते हैं। इसका रंग क्रीम, हल्का भूरा अथवा भूरा होता है। इसके बालों से विश्व का सबसे महंगा कोट बनाया जाता है। यह ऊंट जाति होती है और इससे विश्व का सबसे महंगा कोट, विश्व का सबसे महंगा कोट तैयार होता है जिसका नाम है मिंक कोट। मिंक कोट है वो विश्व का सबसे महंगा कोट होता है और ये बहुत ही सुंदर होता है और जो कि कुछ गिने चुने लोगों के पास यह पाया जाता है। यह महंगा होने के पास कुछ ही लोगों के पास यह पाया जाता है, जो पैसे वाले धनाढ्य जो वर्ग के लोग होते हैं उनके पास पाया जाता है। अगला है वो है लामा। लामा भी एक ऊंट जाति का पशु है।
इसके बालों से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। ऊपरी परत के बाल इसके लंबे, घने, भारी होते हैं और मोटे होते हैं, और नीचे की जो परत होती है उसके बाल इसके कोमल होते हैं, बारीक होते हैं और बारीक रेशों की इसकी प्राप्ति होती है। इसके बालों से रेशम के समान वस्त्र बनाए जाते हैं। अब इसमें अंगोरा खरगोश की बात करते हैं। अंगोरा खरगोश, अंगोरा खरगोश है वो मुख्यतः फ्रांस में पाया जाता है। इसकी कुछ विशेष जातियां हैं जो टर्की में पाई जाती हैं। यह घरेलू किस्म का खरगोश होता है, अतः इन्हें बड़े पैमाने पर घरों में पाला जाता है। इनके रेशों से अन्य रेशों के समान मिश्रित करके बहुमूल्य वस्त्र व कोट तैयार किए जाते हैं। इसके बालों से उत्तम श्रेष्ठ श्रेणी के ऊन की प्राप्ति होती है, इसलिए इन्हें और रेशों के साथ मिलाकर इनको वस्त्र बनाए जाते हैं। अगला आ जाएगा अल्पाका। अल्पाका भी क्या है? अल्पाका मुख्यतः पेरू प्रदेश में पाया जाता है और यह जानवर है वो लामा के समान दिखाई देता है, परंतु यह लामा से थोड़ा छोटा होता है। इसके बाल लंबे, कोमल, घने और चिकने होते हैं। इनके बालों से प्राप्त रेशों की लंबाई है वो 10 से 12 इंच तक की इसकी रेशों की प्राप्ति होती है और इससे रोएदार वस्त्र व कोट बनाए जाते हैं। इसकी बालों की लंबाई 10 से 12 इंच होती है और रोएदार वस्त्र हैं वो इनसे बनाए जाते हैं। ऊंट की बात करते हैं। अगला है इसमें ऊंट। ऊंट के बारे में बात करें तो यह 2 कूब वाला ऊंट होता है, या 2 कूब वाला ऊंट होता है जो कि एशिया, चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग में यह पाया जाता है और इसके शरीर पर उपस्थित बाल उन्हें अत्यधिक गर्मी से बचाते हैं। इसके बालों में विशिष्ट गुण होता है, ये गर्मी में त्वचा को शीतलता एवं सर्दी में गर्माहट देते हैं, गर्माहट प्रदान करते हैं। जो 2 कूब वाले ऊंट के कूब होता है ऊंट के ऊपर, इस ऊंट के ऊपर 2 कूब पाए जाते हैं जिनसे इसके अच्छे वस्त्र बनकर तैयार हो जाते हैं। अगला आ जाएगा अब ऊनी रेशों का वर्गीकरण। अब हम बात करेंगे ऊनी रेशे के प्रकार की बात करेंगे कि ये हमने ऊन की प्राप्ति कहाँ से की? अंगोरा बकरी से, कश्मीरी बक्यूना ऊंट जाति का है। इससे जो वस्त्र बनता है वो मिंक कोट बनता है, विश्व का सबसे महंगा कोट होता है। लामा है, अंगोरा खरगोश है, अल्पाका है और ऊंट है। ये इनकी ऊन की प्राप्ति होती है इनसे। और बहुत से मुख्यतः हमने कुछ ही बात की है, लेकिन बहुत से जानवरों से ऊन की प्राप्ति है वो की जाती है। अब आया इसमें ऊनी रेशों के प्रकार, ऊनी वस्त्रों के प्रकार। ऊनी वस्त्र है वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक ऊनी वस्त्र और दूसरे होते हैं इसमें वस्टर्ड वस्त्र। ये 2 प्रकार के वस्त्रों की प्राप्ति होती है। ऊनी जो रेशे होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे इस प्रकार से छोटे छोटे रेशे इसमें होते हैं। वस्टर्ड जो रेशे होते हैं वो लंबे होते हैं और समानांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं। इसीलिए आप देख सकते हो कि ऊनी वस्त्र है वो निम्न क्वालिटी के होते हैं और जो वस्टर्ड वस्त्र होते हैं वो पैरेलल लंबे रेशों से बनाए जाते हैं, इसलिए इनसे बने वस्त्र हैं वो महंगे होते हैं और उत्तम क्वालिटी के वस्त्र हैं वो बनाए जाते हैं। तो अगर ऊनी वस्त्रों के प्रकार की बात करें तो ऊनी वस्त्र 2 प्रकार के होते हैं, एक ऊनी वस्त्र और दूसरे वस्टर्ड वस्त्र होते हैं, जिनसे वस्टर्ड वस्त्र होते हैं जिनसे क्या है उत्तम क्वालिटी के वस्त्र हैं वो बनाए जाते हैं।
वस्टर्ड वस्त्र बनाने के लिए रेशों को छांटकर अलग कर लिया जाता है और उनकी धुलाई कंघी वगैरह की जाती है। और इनसे जो वस्त्र बनते हैं, इनसे गर्म सूट है, चेस्ट है, जैकेट है, ओवरकोट आदि हैं, मूल्यवान वस्त्र हैं वो इनसे बनते हैं। और उन्हीं वस्त्रों से कम कीमती सामान है, कम कीमती वस्त्र हैं वो बनकर तैयार होते हैं। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि ऊनी और वस्टर्ड वस्त्रों में अंतर बताइए, इन दोनों का डिफरेंस पूछ लेते हैं, यानी अंतर पूछ लेते हैं कि अंतर क्या होता है दोनों का। तो आप कैसे लिखेंगे, एक तरफ ऊनी वस्त्र, दूसरी तरफ वस्टर्ड वस्त्र लिखकर बीच में लाइन लगाकर आप बताएंगे कि कौन कौन से अंतर होता है। सबसे पहले जैसे कि बताया है, ऊनी वस्त्र हैं वो छोटे रेशों से प्राप्त होते हैं, वस्टर्ड वस्त्र हैं वो लंबे रेशों से प्राप्त होते हैं। ऊनी वस्त्रों से हल्के क्वालिटी के वस्त्र बनाए जाते हैं, वस्टर्ड वस्त्रों से अच्छी क्वालिटी के वस्त्र बनाए जाते हैं। और जो छोटे रेशे होंगे तो ओब्वियसली वो कैसे होंगे, कम मजबूत होते हैं। लंबे जो रेशे होते हैं वो अत्यधिक मजबूत होते हैं। वस्त्र जो है वस्टर्ड वस्त्र से ये जो वस्त्र होते हैं ये काफ़ी भारी होते हैं। ऊनी जो वस्त्र होंगे वो भारी होंगे, किसके कंपैरिजन में, वस्टर्ड वस्त्रों के। ये नहीं है कि भारी जो वजन में जो भारी होते हैं वो वस्त्र अच्छे होते हैं, भारी होंगे वो, हल्की क्वालिटी के वस्त्र होंगे। जितने हल्के रेशों से वस्त्र बनता है वो उतना ही अच्छी क्वालिटी का और गर्म भी होता है। तो ऊनी वस्त्र होते हैं वो अपेक्षाकृत थोड़े से गर्म होते हैं, लेकिन ये थोड़े से ये भी गर्माहट देते हैं। इनके ऊपर रोए उठे होते हैं ऊनी वस्त्रों पर, वस्टर्ड वस्त्रों पर रोए वगैरह नहीं उठते हैं। इन पर जो गर्म स्त्री कम टिकाऊ होती है ऊनी वस्त्रों पर, और जो वस्टर्ड वस्त्र होते हैं इनके ऊपर जो प्रेस वगैरह करते हैं वो थोड़े लंबे टाइम तक के लिए चल जाती हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इनके डिफरेंस के बारे में बता सकते हो कि किस प्रकार से ये, इस प्रकार से इनका डिफरेंस है। ऊनी वस्त्रों से स्वेटर है, बनियान है, शॉल है, पुलोवर, कंबल, कार्डिगन, फ्लैनल, होजरी के सामान आदि इनसे तैयार किए जाते हैं। और जो वस्टर्ड वस्त्र हैं इनसे अत्यधिक मूल्यवान वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे गर्म सूट है, चेस्टर है, कोट है, ओवरकोट आदि इनसे बनाए जाते हैं। तो ये इनकी हमने ऊनी वस्त्रों के प्रकार की बात की। अब हम आगे इसकी बात करते हैं, ऊन का उत्पादन है वो किस प्रकार से किया जाता है, ऊन की प्राप्ति है वो किस प्रकार से की जाती है। ऊन की प्राप्ति के लिए सबसे पहले भेड़ों से ऊन काटकर एकत्रित की जाती है। भेड़ों से या जहां से भी ऊन लेनी होती है, भेड़ों से ऊन काटकर एकत्रित करना। ऊन काटकर इनकी प्राप्ति की जाती है। सबसे पहले भेड़ों के शरीर से ऊन काटकर अलग की जाती है और ऊन की कटाई से पूर्व भेड़ों को पहले अच्छी प्रकार से साफ पानी से इनको नहलाया जाता है और उसके पश्चात कीटाणु युक्त पानी से इनको धोया जाता है। फिर ऊन काटकर उतारने का कार्य, ऊन काटकर उतारने का कार्य है वो दो प्रकार से किया जाता है, जैसे कि हाथ द्वारा कटाई की जाती है और दूसरा मशीन द्वारा इनकी कटाई की जाती है। तो दोनों तरीकों के द्वारा आजकल जो ये काम है, पहले हाथों के द्वारा होता था, आजकल जो ये काम है ये मशीनों के द्वारा होने लग गया है। अब क्या करते हैं, इसमें ऊन कटाई के बाद में छटाई और श्रेणीकरण का कार्य करते हैं। छटाई और श्रेणीकरण। छटाई और श्रेणीकरण के नाम से आप जानते हैं, जैसे कि अलग अलग जो भेड़े हैं उनमें भेड़ों से अलग अलग ऊन की प्राप्ति होती है। किसी भेड़ से अच्छी क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है, किसी से लो क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है, किसी से लंबे रेशों की प्राप्ति होती है, किसी से छोटे रेशों की, किसी के कलर में डिफरेंस आ जाता है। तो इस प्रकार से इन्हीं के आधार पर इनकी छटाई कर ली जाती है। अलग अलग छटाई करके उनको श्रेणीकरण किया जाता है।
जैसे 1 इंच वाले रेशे हैं, 2 इंच वाले हैं, 5 इंच के हैं, 6 इंच के हैं, तो उनको लंबाई के आधार पर इनको अलग अलग इनका श्रेणीकरण कर लिया जाता है, मोटाई के आधार पर इनका श्रेणीकरण कर लिया जाता है। किसी भेड़ से मोटी ऊन प्राप्त होती है तो उससे अलग है, पतली को अलग कर लेते हैं, तो इस प्रकार से इनकी छटाई कर लेते हैं। अब इनमें क्या करते हैं, सफाई और धुलाई का कार्य करते हैं। सफाई और धुलाई, कुछ की तो धुलाई क्या है, ऊनों की पहले ही उनको भेड़ों को धोकर नहलाकर उनकी कटाई की जाती है, लेकिन मोस्टली क्या करते हैं, बिना नहलाए हुए उनकी कटाई कर दी जाती है। तो उनके ऊपर बहुत सारी गंदगी है, धूल मिट्टी इत्यादि चिपकी हुई होती है, उनके ऊपर पसीना होता है, चिकनाई है, धूलकण है और अन्य गंदगी उपस्थित होती है। उसी कारण से उनको नहलाया जाता है, उनको साफ किया जाता है। साफ करने की क्रिया 3 प्रकार से की जाती है, जैसे साबुन का घोल बनाकर, वाष्पित घोल बनाकर और कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया के द्वारा। इसमें कार्बोनाइजिंग प्रोसेस है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 प्रकार से इसकी धुलाई की जाती है। एक तो क्या करते हैं, इसमें साबुन का घोल बनाकर, वाष्पित घोल बनाकर, वाष्पित घोल के द्वारा, और तीसरा है इसमें कार्बोनाइजिंग के द्वारा। कार्बोनाइजिंग प्रोसेस के द्वारा ये जो प्रोसेस है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि कार्बोनाइजिंग किसे कहते हैं। अब साबुन का घोल में क्या करते हैं, धुलाई की यह क्रिया मशीनों द्वारा संपन्न होती है, मशीनों से की जाती है। मशीनों में स्वचालित रैक लगे होते हैं जो ऊन की घोल में डुबो कर अच्छी प्रकार से निचोड़ कर इनकी सफाई कर देते हैं। वाष्पित घोलक द्वारा धुलाई, इसमें क्या किया जाता है, इस विधि द्वारा रेशों में उपस्थित जो चिकनाई है उनको हटाया जाता है। इसके लिए वाष्पित घोल जैसे कि बेंजीन है, पेट्रोलियम है, नेफ्था कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इनका घोल बनाकर ऊनी जो रेशे होते हैं इन सब का घोल तैयार करके ऊनी रेशों को इनके अंदर डुबो दिया जाता है, जिससे जो चिकनाई होती है वो इसके अंदर घुल जाती है और फिर रेशे हैं वो साफ चमकदार होकर बाहर निकल जाते हैं। अब आ जाएगा कार्बोनाइजिंग प्रोसेस जो होती है, इसमें क्या किया जाता है, उपरोक्त दोनों विधियों से अगर रेशों की सफाई नहीं होती है, उनमें प्राकृतिक अशुद्धियाँ रह जाती है, तो उनको कार्बोनाइजिंग प्रोसेस के द्वारा दूर किया जाता है। इसमें केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। इसमें H2SO4 और इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और इसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग इसमें किया जाता है, इन दोनों का घोल बनाया जाता है और यही जो प्रक्रिया होती है वो कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया होती है। यानी उपरोक्त दोनों विधियों के द्वारा जब सफाई नहीं हो पाती है तब कार्बोनाइजिंग प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। 2 केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक, इन दोनों के द्वारा इससे सभी प्रकार की जो अशुद्धियाँ होती हैं वो धुल जाती हैं, अच्छे से साफ हो जाती हैं और रेशे होते हैं वो स्वच्छ और हल्के हो जाते हैं। अब इनको धोने के बाद में अच्छी प्रकार से इनको सुखाया जाता है। सुखाना होता है। सुखाने में क्या करते हैं, ऊन की धुलाई के पश्चात इन्हें सुखाया जाता है। ऊन को पूर्णतः नहीं सुखाया जाता है बल्कि इसमें 12 से 16% तक आर्द्रता यानी नमी इसके अंदर रख लेते हैं और रेशों को भाप के द्वारा सुखाया जाता है और इन प्रकार से जो रेशे होते हैं वो मुलायम हो जाते हैं, लचीले हो जाते हैं और उनमें चमक बन जाती है। अब इनको क्या करते हैं, रेशों को साफ करने के बाद में, सुखा लेने के बाद में इनके ऊपर तेल लगाया जाता है। तेल लगाना, ऑयलिंग करते हैं इसमें। अब कई बार पूछ लेते हैं कि तेल लगाने की जो प्रक्रिया है वो किसमें की जाती
बारे में पढ़ा है, कॉटन और कपास और लिनन के बारे में पढ़ा हमने। वस्त्रों से जो रेशों से किस प्रकार वस्त्रों की प्राप्ति होती है वो पढ़ा, लेकिन कहीं भी आपने तेल लगाना नहीं पढ़ा। कार्बोनाइजिंग प्रोसेस है, इसकी अलग है, देखो कार्बोनाइजिंग प्रोसेस है इसके अंदर, तो इस प्रकार से क्या है ये पूछ लिया जाता है, जैसे कार्बोनाइजिंग किसके अंदर होता है, क्या होता है। तेल लगाना जो प्रोसेस है वो किसके अंदर होती है और क्यों होती है। तो तेल जो उपरोक्त प्रक्रिया के पश्चात रेशों में क्या हो जाता है, जो हमने सुखाया है, तो सुखाने के बाद में रेशों में थोड़ा सा कड़ापन आ जाता है, सूखापन आ जाता है, और इसी वजह से फलतः वो थोड़े से कुछ अंश वो रेशे होते हैं वो कड़े हो जाते हैं। तो आगे की प्रक्रिया को करने के लिए ये रेशों में हल्की सी इस प्रकार से क्या है सूखने नहीं पाए, इस प्रकार से सूखने से ऊन में इनमें क्या किया जाता है, तेल का प्रयोग किया जाता है। इसलिए रेशों पर जैतून का तेल है, ग्लिसरीन है, सूअर की चर्बी लगाई जाती है, और लगाकर इनको 2 सप्ताह तक छोड़ दिया जाता है, जिससे रेशों में नरम एवं चिकनापन आ जाता है। तो इस प्रकार से रेशों को तेल में सुखाकर फिर उन पे तेल लगाया जाता है। तेल लगाने के बाद में इसको मिश्रित किया जाता है। मिश्रित करना, ब्लेंडिंग की जाती है। इस प्रक्रिया द्वारा विभिन्न किस्म के ऊनी रेशों को मिश्रित किया जाता है ताकि ऊन की मजबूती को बढ़ाया जा सके। जैसे कि छोटे रेशे होते हैं उनके अंदर थोड़े लंबे रेशों को मिला दिया जाता है, मोटे रेशे होते हैं उनके अंदर अच्छी क्वालिटी वाले जो रेशे होते हैं उनको मिक्स कर दिया जाता है, ताकि जो एक रेशे में जो कमी है उसको छुपा दिया जाए और दूसरे रेशे में जो उसकी गुण है वो उसके अंदर आ जाए, और जिससे रेशों की मजबूती, चमक, लचीलापन वो सारा है वो रेशों के अंदर आसानी से मिल जाए। कभी कभी इनमें कपास के रेशे भी मिला दिए जाते हैं उनके अंदर। अब इनकी ब्लेंडिंग करने के बाद में, मिश्रित करने के बाद में इनकी धुनाई की जाती है, यानी कार्डिंग की जाती है, धुनाई का कार्य किया जाता है। धुनाई का कार्य किया जाता है। इसमें रेशों की धुनाई के पूर्व यह निश्चित कर लिया जाता है कि किस प्रकार के वस्त्र बनाने हैं, क्योंकि ऊनी एवं वस्त्र निर्माण प्रक्रिया दोनों अलग अलग है। पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि किस प्रकार के रेशे बनाने हैं, तो उसी विधि से, उसी के द्वारा इनको इनकी जो कार्डिंग है यानी बुनाई है वो की जाती है। अगर ऊनी वस्त्र बनाते हैं तो उन्हें जिन रोलर्स के बीच में से निकाला जाता है उनके उनमें दांत लगे होते हैं, इसी से रेशे फंसकर खिंचकर निकल जाते हैं और धूल कण, गंदगी वगैरह जो अशुद्धियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं, और जो रेशे होते हैं वो आंशिक रूप से, थोड़े से, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ रूप से क्या है वो समानांतर हो जाते हैं। अगर इनसे बस्टर्ड वस्त्र बनाने होते हैं तो रेशों में विशेष प्रकार की धुनाई की जाती है, जिससे कि रेशे उनके अंदर, वैसे तो वो लंबे होते हैं लेकिन उनकी धुनाई इस प्रकार से की जाती है ताकि जो रेशे हैं वो पूर्ण रूप से समानांतर हो जाए, क्योंकि इन पर अधिक ऐंठन देनी पड़ती है। वस्त्र जो वस्त्र होते हैं उन पर ऐंठन अधिक देनी पड़ती है, तो इस बात का ध्यान इसके अंदर रखा जाता है। अब बुनाई के बाद इनमें क्या करनी पड़ती है, कंघी करनी पड़ती है। कंघी में आपको बताया, कंघी में क्या करते हैं, रेशों को, जो रेशे होते हैं उनको और भी ज़्यादा समानांतर कर दिया जाता है। कॉम्बिंग के द्वारा रेशे हैं वो समानांतर हो जाते हैं। कॉम्बिंग के बाद में अब ड्राइंग करते हैं, यानी खींचना करते हैं। खींचने की प्रक्रिया की जाती है, ड्राइंग आउट किया जाता है। खींचने की प्रक्रिया में केवल उन्हीं टॉप पोनियों पर की जाती है जिनसे वस्टर्ड वस्त्र बनाए जाते हैं। जिनसे वस्टर्ड वस्त्र बनाने होते हैं उन्हीं को ड्राइंग किया जाता है, उन्हीं को खींचा जाता है। इस प्रक्रिया में कई पोनियों को आपस में मिलाकर उनको स्पन किया जाता है, यानी बांटा जाता है। फिर उन्हें खींचकर पतली पोनियाँ बना दी जाती है। खींचते समय इनमें
थोड़ा सा घुमाव और ऐंठन भी दी जाती है, जो रोविंग की प्रक्रिया कहलाती है। अब ये पोनिया कताई के लिए तैयार हो जाती है। कताई अब खींचने के बाद में क्या करेंगे, इसके अंदर स्पिनिंग करेंगे, कताई का काम करेंगे, इनमें ऐंठन दी जाएगी। ऐंठन के बाद इसमें क्या करेंगे, इसमें वीविंग की जाएगी यानी बुनाई की जाएगी। बुनाई का बताया था कि जो भी प्रकार के जिस भी प्रकार के वस्त्र बनाने होते हैं, उसी वीविंग का प्रयोग करके, उसी प्रकार की बुनाई का प्रयोग करके वस्त्र तैयार किए जाते हैं। वस्त्र तैयार करके इनके ऊपर परिसज्जाएं की जाती है। विभिन्न प्रकार की जो परिसज्जाएं हैं वो दी जाती है और फिर इनको डाइंग की जाती है। विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएं इनमें दी जाती है। इसके अंदर परिसज्जा से पहले इसके अंदर क्या किया जाता है, इनमें भराई और ब्लीचिंग और रंगाई का काम भी किया जाता है। भराई का काम, फिर इसमें ब्लीचिंग का काम किया जाता है। भराई के अंदर यानी फूलिंग में क्या करते हैं, वस्त्र जब बनकर तैयार हो जाते हैं तो इनमें फूलिंग की जाती है। भराई से इनकी रचना है वो और भी ज़्यादा सघन हो जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है और वस्त्र है वो आकर्षक लगते हैं। भराई के लिए वस्त्रों को साबुन युक्त गर्म पानी में दबा दबा कर इनको घुमाया जाता है और रेशों की जो अपनी आपसी जो दूरी है वो और भी ज़्यादा कम हो जाती है और इनको जितना सिकुड़ना होता है वो सिकुड़ जाते हैं, बाद में ये नहीं सिकुड़ते हैं। ब्लीचिंग और रंगाई का काम किया जाता है इसमें। वस्त्रों में ऊनी वस्त्रों की धुलाई के पश्चात इनमें पीलापन दूर करने के लिए ब्लीचिंग की जाती है, सफेदी लाने के लिए। और इसमें ब्लीचिंग के लिए इसमें हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड, इसके लिए उत्तम जो ब्लीचिंग एजेंट है उसका प्रयोग किया जाता है। तीव्र विरंजक के प्रभाव से ऊनी रेशे कमजोर हो जाते हैं, इसलिए हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड जो ब्लीच है वो ऊनी रेशों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और ऊन की रंगाई के लिए गहरे एवं चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। हल्के लाइट कलर से ऊन को सुंदरता प्रदान करते हैं। मोस्टली इनके ऊपर डार्क कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, चटक कलर अच्छे लगते हैं, लेकिन लाइट कलर से भी वस्त्र हैं वो सुंदर बनते हैं। लास्ट में इसमें परिसज्जा एवं परिष्कृति की जाती है, यानी इन ऊनी वस्त्रों को सुंदर, आकर्षक, सौंदर्यमय एवं दोष मुक्त बनाने के लिए विशेष प्रकार की परिसज्जाएं हैं इसमें दी जाती हैं। इसके अंतर्गत निकले हुए रेशों पर गांठों को काटा जाता है, जैसे कि गांठें निकल जाती हैं। वस्त्रों को सिकन रोधी यानी रिंकल्स रेजिस्टेंस फिनिश दी जाती है और इसको इस प्रकार से क्या है, इनकी काफ़ी सारी जो परिसज्जाएं हैं वो दी जाती हैं। तो ये हो गए हमारी ऊनी रेशों की प्राप्ति। किस प्रकार से हमने की, ऊनी रेशों की प्राप्ति के लिए भेड़ों से ऊन को काटकर एकत्रित किया, फिर उनकी छटाई और उनका श्रेणीकरण किया, सफाई और धुलाई की। सफाई और धुलाई में आपको बताया 3 प्रोसेस बताए, साबुन का घोल, वाष्पित घोल और कार्बोनाइजिंग, जो कि इम्पोर्टेंट है। फिर हमने उसको घोल इनको क्या करा, सुखाया, सुखाकर इनको क्या किया, थोड़ी सी ऑयलिंग की, तेल वगैरह लगाया कड़ापन वगैरह दूर करने के लिए। फिर इनको ब्लेंड किया, मिश्रित करने के बाद में इनकी कार्डिंग की, धुलाई की, फिर इनकी कॉम्बिंग करते हैं, खींचना, ड्राइंग आउट किया, स्पिनिंग करते हैं, इनकी वीविंग करते हैं, भराई का काम, फूलिंग का काम किया जाता है, ब्लीचिंग और रंगाई की जाती है, लास्ट में इनकी परिसज्जा या परिष्कृतियाँ की जाती है। इस प्रकार से ऊनी रेशों की प्राप्ति होती है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।